Hello students, now we'll continue our topic that is Coulomb's law. आज हम सारा के सारा सिर्फ कुलम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। 1785 में एक फ्रेंच फिजिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया था फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। छोटे छोटे चार्ज स्फीयर्स के बीच में उन्होंने फोर्स जो है एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया था बाय यूजिंग टॉर्जन बैलेंस। उन्होंने इसी चीज़ को ही फॉर्मुलेट कर दिया अपनी ऑब्जर्वेशन को कुलम्स लॉ में, जो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, तो कुलम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसमें जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो उन्हें मैं हाईलाइट करती जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। जो कुलम्स लॉ की स्टेटमेंट है उसमें आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कुलम्स लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स यहाँ पे रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे चार्ज का साइज़ सपोज इतना है, ये क्यू चार्ज ले लिया, ये इसका साइज़ है, और ये मैंने सेकेंड चार्ज ले लिया क्यू डैश, इसका साइज़ इतना है। जो इनका साइज़ है, इनका साइज़ इन दोनों की सेपरेशन, जो इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, इनका साइज़ इनकी सेपरेशन से क्या है, कम है। तो इन दोनों चार्जेस को क्या कहेंगे हम कि ये दोनों कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो इन चार्जेस का साइज़ है, साइज़ इनके सेपरेशन से कम है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पॉइंट चार्जेस कहा जाता है। ठीक है, तो वापस अपनी स्टेटमेंट पे आते हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, या फिर हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, जो चार्जेस रेस्ट पे हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to the product of magnitude of 2 charges। अगर मैंने ऊपर जो है सिर्फ ये लिखा था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ना तो मैंने यहाँ पे अट्रैक्शन लिखा वर्ड, ना ही रिपल्शन लिखा, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर रही हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। राइट, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में अट्रैक्शन भी आ जाएगी, रिपल्शन भी आ जाएगी, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। जो चार्जेस हैं वो कैसे होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे। ये कुलम्स लॉ की एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती है, पॉइंट चार्जेस के लिए। एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज एक चार्ज लिया Q1 एंड सेकेंड चार्ज जो हमने लिया है दैट इज़ Q2, और उनके बीच में जो सेपरेशन है उसे वो कितनी है, स्मॉल r से डिनोट किया है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, and inversely proportional to square of distance between them. This will become our equation number 2. Now from equation number फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट, वेयर के इज, यहाँ पे के हमारे पास क्या हो जाएगा, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के here is your proportionality constant and is also known as electrostatic
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, राइट। ये के हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है। द वैल्यू ऑफ के इज, के की एक वैल्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को हम हाईलाइट कर देते हैं कि इसका नेम क्या है। द वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसकी कुछ यूनिट भी होगी, तो यूनिट हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से के को एक ही तरफ रखिए, बाकी सारी जो वेरिएबल टर्म्स हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। के विल बी इक्वल्स टू FR² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। नाउ अब इसकी यूनिट लिखते हैं। तो यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, एंड जो हमारे चार्जेस हैं उनकी यूनिट क्या होती है, कुलम्ब होती है। दो चार्जेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यूनिट क्या आ जाएगी, पर कुलम्ब स्क्वायर। तो के की न्यूमेरिक वैल्यू ये आ गई है, और जो के है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 के इक्वल आता है। इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। के की वैल्यू हमारे पास आती है 1/4πε0। ये जो सिंबल है इसे हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, लाइक दिस, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, एप्साइलम, राइट। तो के इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ये जो एप्साइलम नॉट है, हेयर एप्साइलम नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो हमारा फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी है ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 8 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻²। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी यूनिट। वापस से हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R²। यही आया था कूलम्ब्स लॉ से। यहाँ पे के की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4πf Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड आउट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी, चार्जेस की यूनिट कितनी होगी, कूलम्ब स्क्वायर। 4π दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, यूनिटलेस कांस्टेंट है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन पर न्यूटन, एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो यही यूनिट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जो हमने न्यूमेरिक वैल्यू इसकी लिखी है दैट इज कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो हमने दो वैल्यूज़ इसमें लर्न की हैं। एक के की वैल्यू लर्न की है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू हमने लर्न की एप्सिलॉन नॉट की, दैट इज़ 8.854 इंटू 10⁻⁻²। ये पेपर के फर्स्ट पेज पे जो आपको सारी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। इसके यूनिट भी साथ मेंशन कर देते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। यहाँ तक हमने दी थी इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस विल बिकम आर इक्वेशन नंबर 3, ताकि हमें याद रहे। इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक और हम लिख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ इज ऑल्सो स्टेट्स दैट वी कैन एक्सप्रेस Coulomb's law in SI units as F is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R²। This will become our equation number 4। हाईलाइट कर देते हैं हम Coulomb's law की इक्वेशन को, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ चार्ज। Our next topic is units of charge।
ये सारा आपस में ही सारा इंटरलिंक्ड है। यूनिट्स ऑफ चार्ज जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज कितनी होती है? कूलम, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल C से। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो कूलम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कूलम को डिफाइन करेंगे इफ, जो हमने इक्वेशन लिखी थी, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसी से रिलेट करेंगे। इफ़ जो दोनों चार्जेस लिए हमने Q1 और Q2, दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम है, और उन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? 1 मीटर सेपरेशन है। देन तो F हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1/4πε0 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1²। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/4πε0। और आपको पता है कि 1/4πε0 जो है वो किसके इक्वल होता है? K। और K की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं। 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो आप इसी इक्वेशन से, ये जो अभी हमने कंडीशन अप्लाई की है, इससे 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि कूलम की चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। दैट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिख दी थी, Q1 Q2 दोनों किसके इक्वल है? 1 कूलम के इक्वल है। तो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ, कितना फोर्स था आया हमारे पास? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। व्हेन, कितनी दूर रखा हमने उसको? व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। मैंने ये वैक्यूम वर्ड क्यों इसमें लिखा है मैंने? क्योंकि यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट लिया, और एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। ठीक है। प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है। तो इससे आप 1 कूलम, जो SI यूनिट है चार्ज की, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS यूनिट ऑफ चार्ज। इसे हम क्या कहते हैं? या फिर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है हमारे पास? ESU ऑफ चार्ज या फिर स्टैट कूलम। राइट। तो स्टैट कूलम को कैसे लिखते हैं? स्टैट कैपिटल C, और ये क्या आएगा हमारे पास? ESU ऑफ चार्ज। राइट। तो 1 ESU ऑफ चार्ज, अगर आपको उसे डिफाइन करना है तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? जस्ट एक रिलेशन ही लिख लेते हैं, इतनी डेफिनेशन पे नहीं जाते हम। 1 कूलम जो है वो किसके इक्वल आता है? 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम, या फिर 3 इंटू 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज। राइट। एक रिलेशन ये भी आ गया कि 1 कूलम, जैसे हमने 11th क्लास में स्टडी किया था कि 1 न्यूटन जो है हाउ मेनी डायन्स के इक्वल होता है। 1 जूल जो है वो कितने अर्ग्स के इक्वल होता है, की थी ना, ये 10⁵, ये 10⁻⁷। तो यानी कि ये हमारे पास SI यूनिट थी और ये हमारे पास क्या थी? CGS यूनिट थी। तो वैसा ही रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 कूलम जो है कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के इक्वल होता है? दैट इज 3 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल होता है। ठीक है। तो थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS यूनिट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS सिस्टम में क्या इसकी वैल्यू होती है? तो इसे सबसे पहले क्या इसकी यूनिट होती है? वो होती है EMU ऑफ चार्ज, या फिर एप
कूलम, राइट, एप कूलम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम जो है वो होता है 1/10 एप कूलम्स के इक्वल। 1 कूलम जो है वो 1/10 एप कूलम के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि हमने क्या क्या किया है अब तक। कूलम्स लॉ स्टडी किया है, उसकी स्टेटमेंट देखी है, उसको सारा क्लियर किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट एक और टर्म एंटर हुई थी, इंट्रोड्यूस की थी हमने, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी देखी है और हम ये डिफाइन करना रह गया हमारा कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। परमिटिविटी मीन्स कि यहाँ लिख देते हैं, परमिटिविटी क्या होती है, किसी भी उसकी मीडियम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये पता लगेगा कि कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उस मीडियम में उन चार्जेस के ऊपर एक्ट कर रहा है। इस प्रॉपर्टी से पता लगता है, ठीक है। जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या फिर के की वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम जहाँ पे चार्जेस रखे गए हैं। जैसे अभी आगे जाके हम स्टडी करेंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने फ्री स्पेस की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, कि फ्री स्पेस में इसकी ये वैल्यू होती है, फ्री स्पेस में इसकी ये वैल्यू होती है। मैंने यहाँ पे किसी और मीडियम की बात अभी नहीं किया। अगर मैं किसी और मीडियम जैसे वाटर में, एयर में अगर चार्जेस को रख देती हूँ तो ऑब्वियसली उनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बीच में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, राइट। सो नेक्स्ट अब करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी हम ये भी करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अब करते हैं हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को स्टडी करने के लिए हम 2 डायमेंशनल प्लेन लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है कि वो स्टेशनरी हैं, राइट। थर्ड क्या है कि दोनों सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज वर्ड लिख लो या फिर लाइक चार्जेस हैं बोथ, ठीक है। या तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव साइन है या फिर दोनों के ऊपर नेगेटिव साइन है। एक को हम डिनोट कर रहे हैं इस चार्ज को Q1 से एंड दिस चार्ज विथ Q2। पोजीशन वेक्टर, इस ओरिजिन से जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो हमने यहाँ पे कितना ले लिया है, R1 वेक्टर, और यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने कितना ले लिया है, R2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं R1 एंड R2 आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, राइट। नेक्स्ट अब हमने जैसे जो फोर्स है, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लेना, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या कोलम्बियन फोर्स है वो कहाँ एक्ट करता है, एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the centers of 2 charges। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कोलम्बियन फोर्स को सेंट्रल फोर्सेस भी कहा जाता है। यानी कि अगर 2 चार्ज ऐसे और ऐसे रखे हुए हैं तो इन दोनों के सेंटर्स को लाइन इस टाइप से ज्वाइन करेगी, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लो या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा लीजिए वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा। अगर दोनों चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं
तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ये है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्सेस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैंने दोनों के दोनों सिमिलर चार्जेस लिए हैं तो Q1 विल रिपेल Q2 और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। इन दोनों के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ये वाली लाइन है, हमने डॉटेड शो कर दी है। एक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहाँ पे Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ड्यू टू Q2, तो मैं क्या लिखूंगी इसे F12 यानी कि फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। और यहाँ पे हमारे पास आएगा F21 यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं F12, इट्स ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का हम ध्यान रखेंगे वेक्टर साइन का। F12 क्या होगा हमारे पास, फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F21 फोर्स कौन सा होएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद ये जो फोर्सेस हैं, जैसे सिंपल अगर मैं इस फोर्स को इस फॉर्म में लिखूँ कूलम्स लॉ की फॉर्म में, तो इनमें से कोई भी क्वांटिटी जो है वो इसकी डायरेक्शन नहीं शो करेगी। तो उसके लिए मुझे, अगर ये वेक्टर साइन है तो इसकी डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना होगा, एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, तो F12 दो यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम कैसे मेंशन करेंगे, R12 कैप, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे मेंशन करेंगे R21 कैप। दैट इज यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू चार्ज Q2, या फिर इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, ये पॉइंट कैपिटल A और ये पॉइंट कैपिटल B है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R12 कैप। R12 कैप कौन सा है हमारे पास, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग, कौन सी डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्टेड है, कौन सा लिखा हमने, R12। R12 कौन सी डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्टेड है, AB, राइट। एंड R21 इज यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलोंग BA। जो हमारे पास R21 है उसकी डायरेक्शन क्या है, BA है। ठीक है, तो अब अगर मैं F12 फोर्स फाइंड आउट करते हैं हम सबसे पहले, एक्सप्रेशन फॉर F12 फोर्स। ठीक है, तो F12 के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये सारा के सारा किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। मुझे अब F12 की डायरेक्शन शो करनी है, तो यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम, F12 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, R12 या R21। F12 अगर इस डायरेक्शन में है तो R21 उसकी डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा वेक्टर लिख दूंगी, R21 यूनिट वेक्टर। क्लियर सभी को। अब हमें ये भी पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R21 वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। R21 वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो F12 विल बिकम 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। R21 यूनिट वेक्टर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 मैग्नीट्यूड, राइट। अब यहाँ R² की जगह भी मैं R21 लिख सकती हूँ। x² ये रहा,
क्योंकि ये भी हमारे पास कोई भी वेक्टर है, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, स्केलर फॉर्म में आ जाता है। तो चाहे मैं यहाँ पे R12 लिखूँ चाहे R21 लिखूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे डायरेक्शन अलग हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे R21 मेंशन कर सकती हूँ। R21 स्क्वायर इंटू R21, दोनों मैग्नीट्यूड हैं तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर, राइट। एक इक्वेशन ये आई आपके पास। अब जितना मैंने F12 को फाइंड आउट करने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ की हैं उनका एक हम वैसे ही डायग्राम बना देते हैं रफ हैंडेड। ये Q1 चार्ज, R1 पोजीशन वेक्टर, Q2 चार्ज, R2 पोजीशन वेक्टर। हम F12 फोर्स की बात कर रहे थे तो वो इस डायरेक्शन में एक्ट हुआ है, F12। इसकी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर R21, राइट। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेयर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों आर्म्स जो हैं ट्रायंगल की वो सेम ऑर्डर में हैं और ये अपोजिट ऑर्डर में हैं। तो ये दोनों ऐड होके रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे, R1 वेक्टर। तो क्या वैल्यू आएगी, R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R21 वेक्टर, सॉरी R2 वेक्टर प्लस R21 इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, R21 वेक्टर की। तो R21 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R1 माइनस R2। ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ये आ गया हमारे पास F12 का फाइनल एक्सप्रेशन। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला दे देते हैं हम, ठीक है। तो अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, ओनली F12। नेक्स्ट उस पर हम फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर F21। सेम मेथड रहेगा तो अब इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी इतना। एक्सप्रेशन फॉर F21, तो F21 किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जो F21 फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, R12। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे R12 यूनिट वेक्टर, राइट। अब यूनिट वेक्टर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे फिर से मैं R12 लिख देती हूँ, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट F21 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। बेस सेम है मैग्नीट्यूड्स के तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा R12 क्यूब और R12 वेक्टर। एक एक्सप्रेशन ये आया। अब मुझे नेक्स्ट में क्या करना है, R12 वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है। तो इसके लिए फिर से मुझे रफ हैंडेड वो डायग्राम ड्रॉ करना होगा। Q1 R1 वेक्टर और ये आ जाएगा हमारे पास Q2 R2 वेक्टर, और F21 फोर्स इस डायरेक्शन के अलोंग था और F21 की डायरेक्शन कौन सा वेक्टर शो कर रहा है, R12। तो यहाँ से यहाँ तक R12। तो अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ पे भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये सेम डायरेक्शन में है, बट ये वेक्टर कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों की एडिशन इस रिजल्टेंट की इक्वल होगी। तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। हमें वैल्यू चाहिए R12 वेक्टर की, इट विल कम R2 माइनस R1।
इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो F21, the value of F21 will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R cube. R12 वेक्टर की जगह पे आप पुट करेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसे बोलेंगे हम सेकंड। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमने सेकंड इक्वेशन नेम दे दिया है। नेक्स्ट अब मुझे फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है, उनके बीच में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है कि अगर मैं दो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस सेम चार्जेस लेती हूँ तो उनके फोर्सेस जो हैं, ये तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, बट मुझे वेक्टर फॉर्म में इसको शो करना है कि ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। तो अपोजिट शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन इसमें से कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव साइन मैंने अगर कॉमन लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, और यहाँ क्या आएगा R1 माइनस R2, F21 इसके इक्वल आ गया। अब ये वाली जो सारी टर्म है नोट कीजिए, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी उसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R क्यूब, ब्रैकेट में है R1 माइनस R2, सेम एज इन दिस केस। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, F(1)(2) से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F(21) वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F(1)(2) वेक्टर। यानी कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट एंड फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट हैं एक दूसरे से। यानी कि क्या इक्वल और अपोजिट एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो क्या शो करते हैं, ये रिपल्सिव नेचर शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपने उसमें भी नोट की होगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंस जो है वेक्टर फॉर्म की अगर हम मेंशन करें, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो सबसे पहले क्या है, ये किसको फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट, सेकंड है कि ये जो कोलम्बियन फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया था। सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कहाँ एक्ट करता है, जो पॉइंट जो लाइन इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रही होती है उसी लाइन के अलोंग जो है वो एक्ट करता है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्सेस कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा बस लास्ट रह गया है लिमिटेशंस। लिमिटेशन सबसे पहले है कि जो चार्जेस हैं मस्ट बी एट रेस्ट। चार्जेस क्या होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन भी आपको पता है। थर्ड जो है, जो हम सेपरेशन की बात करते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो बड़ी होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर इतना होता है, इससे ग्रेटर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जो डिस्टेंस है वो अगर 10⁻⁻15 मीटर से छोटा होगा तो इस केस में जो हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं, डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, राइट। लिमिटेशंस तक हमने स्टडी कर लिया है। यहाँ तक एक बार सभी अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा इससे, फिर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।